नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष। आज एक नया बिंदु है, वो है शब्द शक्ति। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं कक्षा 12 जैसे पाठ्यक्रमों में शामिल है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। शब्द शक्ति। सबसे पहले शब्द शक्ति होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। शब्द में निहित, शब्द में जो मौजूद होता है उसके अंदर छिपा रहता है। निहित यानी छिपा हुआ, शब्द के अंदर छिपा हुआ अर्थ को, हर शब्द में, प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई अर्थ रहता है। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले, उस अर्थ को जो प्रकट करता है, बाहर निकालता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और उस अर्थ को जो प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, बाहर निकालता है, उस कार्य को, व्यापार का मतलब है कार्य को, हुई शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि परिभाषा है प्रत्येक शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला, अभिव्यक्त करने वाला जो व्यापार या कार्य है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और उस अर्थ को जो कार्य बाहर निकालता है, जिस तरीके से, जिस पद्धति से वो बाहर निकलता है, उस व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। अब इसके अर्थ को ठीक ढंग से समझने के लिए हम कुछ बिंदु लेते हैं। शब्द का कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ अवश्य ही होता है। आपका स्वयं का नाम ही ले लीजिए, उसका भी एक ना एक कोई ना कोई अर्थ होता ही है। व्यर्थ में कोई नहीं होता, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द ही नहीं है ना। जैसे क ख ग, ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसकी जगह केवल क को हटा दिया जाए और खग कर दिया जाए तो ये शब्द है, इसका अर्थ है पक्षी, पंछी। तो क ख ग इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन खग जैसे शब्द आता है तो इससे हमें प्रतीत होता है कि ये एक पक्षियों का पर्याय है। पक्षियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है। आकाश में, आसमान में जो विचरण करते हैं उन पंछियों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका कोई ना कोई अर्थ है और ये निरर्थक है। तो हर शब्द का, शब्द तब तक बनता ही नहीं है जब तक वो उसका कोई अर्थ नहीं हो। तो हर शब्द का कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता ही है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, वो चाहे आपका नाम ही ले लो। उसका अर्थ तो उसके अर्थ होता है, लेकिन ये सारे जो है वो निश्चित नहीं होते हैं। अर्थ, शब्द का अर्थ होता है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। उसका अर्थ जो है वो निश्चित नहीं होता है। अब शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ होता है, लेकिन वो अर्थ जो है वो निश्चित नहीं होता है ना। अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो अर्थ कौन सा है वो निश्चित नहीं होता है। उसका अर्थ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, उस शब्द के प्रयोग पर। शब्द का जो अर्थ है वो किस पे निर्भर करता है, वो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रयोग जैसे, क्योंकि एक ही शब्द को, किसी एक कोई एक शब्द है उसको हम विभिन्न अलग अलग प्रसंगों में प्रयोग में लेते हैं, अलग अलग संदर्भों में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। ये अर्थ निकालने का कार्य, जो अलग अलग अर्थ निकल, शब्द एक ही है लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग बातचीत में वो अलग अलग अर्थ निकलता है। और जो अर्थ निकालने का कार्य है
जो शक्ति के द्वारा होता है, वो जो अलग अलग अर्थ निकालने का कार्य किसी एक शक्ति के द्वारा होता है, उस शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा आपकी इतनी है, अगर आपके कक्षा 12 की परीक्षाओं में पूछा जाए शब्द शक्ति किससे कहते हैं, तो आप यहाँ तक लिखकर भी उसकी परिभाषा को पूर्ण कर सकते हैं कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य या व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। लेकिन क्योंकि हर शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, अर्थ तो होता है, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन अर्थ जो है वो निश्चित नहीं होता है, तो उसके प्रयोग पर वो निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। जहाँ पर वो प्रयुक्त हो रहा है वहाँ उसका अर्थ निकलता है, और अलग अलग प्रयोग की स्थितियों में उन शब्दों के शब्द एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उसका अर्थ भी विभिन्न प्रकार के निकलते हैं। तो ये अर्थ निकालने का कार्य, शब्द में जो निहित अर्थ है उसको निकालने का काम जो शक्ति करती है, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा के बाद अब हम इस चीज़ को कि शब्द के जो अर्थ है वो प्रयोगों के आधार पर अलग अलग कैसे निकलते हैं, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ कैसे निकलते हैं, उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, गोविंद की गाय 5 लीटर दूध देती है। और दूसरा है, गोविंद क्या किसी का कुछ बिगाड़ेगा, वह तो भोली गाय है। अब यहाँ पर इन दोनों ही वाक्यों में जो है वो गाय शब्द प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग में आया है, लेकिन आप अलग अलग संदर्भों में इनका प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे गोविंद की गाय, पहला वाक्य देखते हैं, गोविंद की गाय 5 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पे गाय शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा प्राणी जो कि दूध प्रदान करता है, यानी जैसे ही ये वाला आगे वाला उसका हमने पढ़ा कि 5 लीटर दूध देती है, तो वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में गाय का चित्र उभर गया कि एक ऐसा प्राणी जिसके चौपाया 4 पैर होते हैं, वो जानवर जो है वो अपने मस्तिष्क में उसका चित्र आ जाता है, जो दूध देने वाला प्राणी है वो गाय के लिए सुंदर में आ जाता है कि भाई एक जानवर है। इसको पूरा पढ़ते ही 5 लीटर दूध देते ही पूरा सेंटेंस पढ़ते ही। दूसरा लेते हैं, गोविंद क्या किसी का कुछ बिगाड़ेगा, वह तो भोली गाय है। यहाँ पर भी गाय का प्रयोग हुआ है, लेकिन वाक्य को जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे गाय किसके लिए आया, वह तो भोली गाय है। यहाँ गाय उस गोविंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे गाय क्या है? एक जानवर है। यहाँ पे गाय क्या है? एक व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति को गाय का नाम दे दिया गया। ये क्यों दे दिया गया है? ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या किसी का कुछ बिगाड़ेगा, वह तो भोली गाय है। गाय जो प्राणी है, गाय जो जानवर है, उसके लक्षण क्या है कि वो शांत रहती है, सौम्य होती है और अन्य जानवरों की अपेक्षा हिंसक नहीं होती है या कम होती है। तो निरी यानी भोला प्राणी है, भोला जानवर है, उसके लक्षणों को आधार बनाकर इसके लक्षण बताए गए हैं। उस गाय के जो लक्षण है कि उसमें भोलापन है, वो निरी है, वो अहिंसक है, वो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, उसके जो लक्षण है उसके आधार पर इस व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर गाय का अर्थ अलग निकल गया। वो गाय का जो लक्ष्यार्थ है, लक्षण के आधार, गाय के जो लक्षण है वो इस प्राणी से, इस व्यक्ति से मिलते जुलते हैं। इसलिए यहाँ पर गाय का अर्थ जो है वो एक जानवर नहीं है, बल्कि गाय के लक्षणों वाले एक व्यक्ति से लिया गया है। तो ये दोनों का शब्द एक ही है, गाय, लेकिन इसके प्रयोग की जो तरीका है, प्रयोग के जो संदर्भ है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जहाँ पर ये सीधा साधा अर्थ निकलता है एक जानवर, ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरा वाक्य जब पढ़ते हैं तब हमारे मन में, मस्तिष्क में
वो अर्थ प्रकट होता है। और सीधा पढ़ते ही इसका जो प्रचलित अर्थ, लोक प्रचलित सीधा ही अर्थ जो है गाय अर्थ प्रकट हो गया, तो वो अभिधा शब्द शक्ति है, जो शब्द शक्ति का भेद है। और यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद गाय जो है वो हमारे मस्तिष्क में, ये इस गाय का जानवर का चित्र बिल्कुल नहीं आएगा कि वो तो भोली गाय है, यानी गाय के जो लक्षण है वो हमारे मस्तिष्क में उभर के आएंगे। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ इसके लक्षण प्रकट हुए हैं। तो इन दोनों के, गाय के और इस व्यक्ति के जो लक्षण है वो समान है, इसलिए उसकी समानता बताने के लिए गाय का शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि अलग अलग संदर्भों में ये जो संदर्भ है, एक तो 5 लीटर दूध देने वाले जानवर को बताने के लिए, और दूसरा एक व्यक्ति के भोलेपन को बताने के लिए, एक व्यक्ति के सीधेपन को बताने के लिए काम में लिया गया है। तो दोनों के अर्थ भी अलग अलग हो गए हैं। ये दिखाता है कि शब्द एक ही होता है, लेकिन उसमें कोई एक अर्थ तो होता है, लेकिन एक ही अर्थ निश्चित नहीं होता है। उसके प्रयोग पर उसके अर्थ निर्भर करते हैं कि वो कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। यह है शब्द शक्ति की परिभाषा। इसके बाद है शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति कितनी होती है? तो संस्कृत के आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति अर्थ के आधार पर 3 तरह के अर्थ माने हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। 3 तरह के अर्थ माने हैं। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द के 3 तरह के अर्थ माने हैं। एक है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और तीसरा है व्यंग्यार्थ। ये 3 अर्थ माने हैं। इन तीनों आधार पर, इन 3 अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के भेद भी 3 माने गए हैं। आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद कौन से? पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। ये 3 भेद शब्द शक्तियों के माने गए हैं। तो प्रश्न आया छोटा सा, वो 12th क्लास जैसी परीक्षाओं में पूछते हैं कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 3 तरह के अर्थ माने हैं। शब्दों के जो अर्थ है वो 3 तरह के माने हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तीनों अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए। 3 कौन से? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 भेद इसके माने गए हैं। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द का अर्थ होता है नाम। अभिधा शब्द का जो अर्थ है, इस अभिधा जो शब्द है इसका अर्थ है नाम। यानी कि इस जो शब्द है अभिधा शब्द शक्ति, इसका अर्थ है नाम। अब ये क्या होती है? जहां नाम अतः वक्ता द्वारा, वक्ता यानी बोलने वाला, कथन कहने वाला, वक्ता द्वारा बोले गए किसी शब्द या वाक्य के सामान्य, साधारण या लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करने वाली, अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? पहले हमने देखा था शब्द शक्ति क्या है। अब है अभिधा शब्द शक्ति क्या है। 3 भेदों में से अभिधा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम, यानी किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो नाम, हम नाम ले तो सीधा एक विशेष अर्थ ही प्रकट होता है। अतः वक्ता द्वारा, अतः वक्ता द्वारा बोले गए, वक्ता यानी कोई बोलने वाला, जैसे मैं हूँ या कोई भी जो बात को कह रहा है, वक्ता द्वारा बोले गए किसी शब्द या वाक्य के, कोई शब्द बोला गया जैसे शेर, तो आपके मन में सीधे एक जानवर का चित्र उभर गया। शब्द या वाक्य के साधारण, साधारण का मतलब है जो सीधा अपने मन में तुरंत प्रकट होता है, वो साधारण या लोक प्रचलित, जो सामान्य रूप से आम लोगों में, अपन जिस अपनी दुनिया में, संसार में जो प्रचलित है, सामान्य रूप से समाज में जो प्रचलित है, उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे
उदाहरण के तौर पर सीधा सिंपल है, मेरा नाम गोविंद है, शेर जंगल का राजा है। तो यहाँ पर गोविंद नाम किसी व्यक्ति के नाम के लिए ही प्रकट हो रहा है, मेरा नाम यहाँ पर प्रकट हो गया है ना। तो यहाँ गोविंद जो है सीधा अर्थ किसी के नाम है उससे प्रकट हो रहा है। शेर जंगल का राजा है, तो शेर जो एक जानवर के रूप में प्रकट हो रहा है सीधा। तो ये जो सीधा सामान्य अर्थ जो है प्रचलित अर्थ होता है, डायरेक्ट बोलते ही जो अर्थ प्रकट होता है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो इस अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। अब वाच्यार्थ क्या होता है? वाच्यार्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? वक्ता द्वारा बोलते ही जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। वक्ता द्वारा बोलते ही, कोई हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वक्ता द्वारा बोलते ही जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। और अभिधेयार्थ क्या है? मुख्य अर्थ, यानी वो शब्द का मुख्य अर्थ का मतलब है सामान्य रूप से जो लोगों में प्रचलित है। तो अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के अभिधेयार्थ यानी मुख्य अर्थ को, मुख्य अर्थ का तात्पर्य जो सामान्य रूप से आम लोगों में प्रचलित है वो अर्थ अभिधेयार्थ कहलाता है, यानी मुख्य अर्थ कहलाता है। अभिधेयार्थ शब्द का मतलब है मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ का मतलब है जो सामान्य रूप से प्रचलित है। शेर सामान्य रूप से जंगल के एक प्राणी के लिए प्रचलित है। यहाँ नाम, मैंने नाम कहा है तो वो मेरे नाम, व्यक्ति के नाम के लिए आया है। और वाच्यार्थ है वक्ता द्वारा बोलते ही। वाच्यार्थ शब्द का मतलब है वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला, बोलते ही जो अर्थ प्रकट होता है वो। जैसे मैं राजस्थानी हूँ, तो मैं राजस्थानी हूँ, मैं राजस्थान से रहने वाले व्यक्ति से हुआ है, मैं राजस्थानी हूँ। बगीचे में गुलाब है, बगीचे में गुलाब खिले हैं, तो ये गुलाब और राजस्थानी, ये राजस्थान के लिए सीधा अर्थ प्रकट होता है कि राजस्थान राज्य के लिए प्रकट हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है। और बगीचे में गुलाब है, तो गुलाब शब्द सुनते ही जो अर्थ प्रकट होता है वो क्या होता है? एक फूल के लिए, एक पुष्प के लिए हमारे दिमाग में ये अर्थ आ जाता है। तो सबसे सरल जो शब्द शक्ति है दोस्तों वो यही है, अभिधा शब्द शक्ति। यानी इसमें अपन को जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ते ही या सुनते ही जो अर्थ हमारे दिमाग में पहला अर्थ आता है वो अगर प्रकट हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी कि शब्द का मुख्य अर्थ जो सामान्य रूप से प्रचलित है, किसी का भी नाम, जानवरों के नाम हो, पक्षियों के नाम हो, किसी का भी नाम हो, नाम अगर लिखा हुआ है तो वो अभिधेयार्थ या अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। और वाच्यार्थ यानी वक्ता द्वारा बोलते ही जो अर्थ निकलता है वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। ये है दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति। अगर आपको ये जो बताया गया है ये अगर समझ में आया हो और आपको ठीक लगा हो, पढ़ने में आपका मार्गदर्शन हुआ हो इससे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कुछ कमी लगती है तो डिसलाइक करने का मन हो तो डिसलाइक भी करें, लेकिन साथ में कमेंट बॉक्स में आप सजेशन, सुझाव भी लिख दें।